अरे ओ सुधा, कहाँ चल गई? जरा इधर तो आ। सुधा ने रसोई घर से आवाज लगाई आती हूँ मामी। और सुधा भागी हुई सी रसोई घर से निकलकर सुनैना जी के पास आई। क्या बात है मामी, आपने मुझे क्यों पुकारा? शाम को तेरे मामा जी के दोस्त का बेटा आ रहा है, जरा ठीक से और अच्छा सा कुछ बना लेना। वो फौज में है, हम लोगों से मिलने आ रहा है। बहुत सालों के बाद हमारे घर आ रहा है और अगर पसंद आ गया तो मेरी चचेरी बहन शारदा है ना, तो उससे रिश्ते की बात चलवाती हूँ। ठीक है मामी जी, लेकिन शाम के लिए कुछ सब्जी नहीं है? कुछ पैसे दे देती तो मैं बाजार से कुछ सब्जियां खरीद लाती। ठीक है, जा चली जा। हाँ, फिर सूरज ढलने वाला है और फिर तू जब तक लौटेगी शाम हो ही जाएगी। और देख लियो, कल सुबह और शाम के लिए कुछ अच्छी सी सब्जियां ले लेना। ठीक है मामी। यह कहकर सुधा ने थैला लेकर निकल पड़ी बाजार की ओर। सुधा 18 साल की एक अनाथ लड़की है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। माँ बाप नहीं है बेचारी की, तो अपने मामा मामी के घर रहती है। बस हमेशा ऐसे ही घर के कामों में लगी रहती है। माँ बाप थे जब तक तो स्कूल भी जाती थी, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद पढ़ाई भी छूट गई। जैसे तैसे तो मामा मामी घर में रखने के लिए तैयार हुए और मामी सुनैना दिन भर ऐसे ही बैठे बैठे सुधा को आदेश देती रहती है। सुधा ना हो तो सुनैना के घर में मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। सुनैना के अपने कोई औलाद नहीं है, फिर भी वो सुधा की कदर नहीं करती और सुधा भी सब सुन लेती है। उसे ये लगता है कि दुनिया में मामा मामी के अलावा और कोई भी तो उसका नहीं है। सुधा बाजार पहुंची, उसने कुछ ताजी सब्जियां खरीदी और घर की ओर निकल पड़ी। तभी उसने कुछ महसूस किया कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन थैले के ज्यादा भार की वजह से वो तेज चाल में नहीं चल पा रही थी। उसने रुककर एक बार पीछे मुड़कर उस लड़के की ओर गुस्से से देखी तो वो लड़का भी रुक गया और सुधा की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। सुधा ने गुस्से से अपना पैर पटका और आगे की ओर निकल पड़ी। घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि वो लड़का भी घर की ओर आ रहा था। सुधा दरवाजे को खोलकर भीतर गई और उसको देखकर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। वो थैला लेकर किचन की तरफ पहुंची ही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुधा ने दरवाजा की दस्तक को अनसुना कर दिया। तभी सुनैना जी ने जाकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही बोल पड़ी, अरे अंकित, तुम कैसे हो बेटा? अंदर आओ। अंकित ने सुनैना जी को नमस्ते किया और भीतर प्रवेश किया। सुनैना जी ने फौरन सुधा को आवाज दी, अरे ओ सुधा, जरा एक पतीले पानी गर्म होने को चढ़ा दें। अंकित आया है, हाथ पैर धो लेगा, ठंड बहुत है। जी मामी, चढ़ाती हूँ। और सुन, जल्दी से नाश्ता बना देना और हाँ, चाय भी चढ़ा देना। ठीक है मामी। और कुछ? नहीं, अभी इतना कर लें। थोड़ी देर में सुधा ने स्नान घर में पानी गर्म करके रख दिया और मामी को आवाज दी, मामी पानी रख दिया है, मेहमान से कहो कि हाथ पैर धुल ले। ठीक है। थोड़ी देर के बाद सुधा के मामा महेश जी भी आ गए। उन्होंने भी हाथ पैर धुले। तब तक सुधा ने गर्मा गर्म नाश्ते परोस दिए। फिर 1-2 घंटे के अंदर ही सुधा ने रात का खाना भी तैयार कर दिया। सब खाने बैठे और सुधा परोस रही थी। तभी अंकित बोला, चाची, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तभी महेश जी बोल पड़े, हाँ, हमारी सुधा बहुत अच्छा खाना बनाती है। दूसरे दिन सुधा को सुबह जागने में थोड़ी देर क्या हो गई, सुनैना ने सुधा की अच्छे से खबर लेनी शुरू कर दी। ये सब अंकित ने भी देखा और सुधा रोते हुए रसोई घर में चली गई। उसने जल्दी जल्दी सारा काम निपटाकर नाश्ता भी तैयार कर दिया और सुनैना जी से बोली, मामी नाश्ता तैयार है, आप सब खा लीजिए। आज तो देर कर दी तूने, लेकिन कल ये सब नहीं होना चाहिए। तभी महेश जी बोल पड़े, अरे भाग्यवान, हमेशा क्यों बिटिया के पीछे पड़ी रहती हो? दिन भर तो लगी रहती है बेचारी। एक दिन देर हो भी गई जागने में तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। हाँ हाँ, बिगाड़ो, मुझे क्या। पराए घर जाएंगी तो तुम वहां भी पैरवी करने चले जाना। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि छोटी सी जान सारा दिन घर संभालती है। कभी कभार कोई गलती हो भी गई तो नजरअंदाज कर दिया करो। हाँ ठीक है, तो पहले नाश्ता कर लो। जब तक सुधा सबके लिए नाश्ता बना दिया, सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। फिर सुधा बर्तन मांजने चली गई। वहीं कुर्सी पर बैठकर अंकित अखबार देख रहा था। अखबार तो एक बहाना था, वो तो चुपके चुपके नजर बचाकर सुधा को देख रहा था। एकाएक सुधा ने बर्तन मांजते हुए अंकित और ध्यान दिया। सुधा ने देखा कि अंकित उसे ही देख रहा है। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और अंदर चली गई। सुधा को अंकित का ऐसे देखना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ कहती भी तो किससे। वो जानती थी कि उसको अपना समझने वाला कोई नहीं है। सुबह से लेकर शाम सिर्फ काम में लगी रहती, न पढ़ाई न लिखाई। पता नहीं उसकी जिंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली थी।
उसके लिए तो सालों से कुछ भी नया नहीं था। वहीं रोज का काम, सुबह से शाम तक, और मामी की झिड़की, बस यही बचा था उसके जीवन में। सुख के दिन तो जैसे कभी देखी ही नहीं थी बेचारी ने। यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। शाम होने को आई थी, तभी सुनैना जी को शाम की चाय की तलब लगी। उसने फिर सुधा को पुकारी। अरे ओ सुधा, शाम की चाय नसीब होगी या नहीं? महारानी कब तक ऐसे ही सोती रहेगी? कुछ लाज शर्म है कि नहीं? मामी की आवाज सुनकर सुधा झटपट उठी। अभी बनाती हूँ मामी चाय, वो जरा आंख लग गई थी। और सुन, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बना लेना। ठीक है मामी। और इतना कहकर सुधा रसोई घर में चली गई। अंकित भी 2 दिन से ये सब देख रहा था। उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। सुधा के प्रति सुनैना चाची का जो व्यवहार है वो बहुत ही पीड़ादायक है। इतनी भली लड़की है और उसकी इस घर में ये इज्जत है। शाम की चाय के बाद सुनैना पड़ोस में किसी से मिलने चली गई। सुधा रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी एकाएक अंकित रसोई घर में पानी मांगने के बहाने जा पहुंचा। रसोई घर में अचानक से अंकित के आने से सुधा हड़बड़ा सी गई। तभी अंकित बोला, आप घबराइए नहीं, मुझे तो बस पीने के लिए पानी चाहिए था। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। ऐसी कोई बात नहीं है, आप अचानक से आ गए इसलिए मैं जरा चौंक गई। अभी पानी देती हूँ। सुधा ने पानी अंकित को दे दिया। अंकित ने पानी पिया और बोला, क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ? अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। जी कहिए। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। सुनैना चाची आपके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, आप कैसे इतना कुछ सह लेती हैं? मुझे तो उनका बर्ताव बहुत बुरा लगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी मामी है और मेरी माँ समान है। आपको उन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। इसी बीच सुनैना जी घर में दाखिल हुई। किवाड़ भी पहले से ही खुले हुए थे। उसने अंकित और सुधा को रसोई घर में आपस में बातें करते हुए देख लिया। फिर क्या था, इतनी खरी खोटी सुनाई सुधा को। मेरे सामने तो बहुत अच्छा बनने का नाटक करती है और पीठ पीछे ये गुल खिलाए जा रही हैं। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। चाची आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस पानी पीने आया था। लेकिन सुनैना कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसे तो बस अपनी आंखों देखे पर ही भरोसा था। तब तक महेश जी भी आ गए, लेकिन सुनैना तो जैसे आज चुप रहने का नाम नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था कि इस लड़के को तो उसने अपनी चचेरी बहन के लिए पसंद किया था। अगर ऐसा ना हो सका तो मायके वालों को क्या जवाब देंगी। सुधा ने तब तक खाना तैयार कर लिया था। उसने सुनैना जी से कही, पहले सब लोग खाना खा लीजिए और जो बुरा भला सुनाना है बाद में मुझे सुना देना। अरे भाग्यवान, पराए घर का लड़का हमारे घर में आकर रुका है, ये सब मत कर। लेकिन सुनैना कहाँ मानने वाली थी। अब ये सब अंकित से ना देखा गया और वो अपना सामान उठाकर जाने लगा। महेश जी ने बहुत रोकने की कोशिश की। ऐसे रूठ कर मत जाओ, खाना बन चुका है, खाना खाकर जाते। वहां दोस्त के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अंकित ने दोनों हाथ जोड़कर महेश जी से माफी मांगी और एक झलक सुधा की ओर देखकर घर से उसी समय निकल गया। महेश जी ने सुनैना से कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, बच्चे का बहुत दिल दुखाया है तुमने। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो। हाँ, मैंने ही तो दुनिया जहान का ठेका ले रखा है, दिल ना दुखाने का। मैं ही तो सबसे बुरी हूँ। इतना सब होने के बाद उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया और उधर सुधा ने भी रो रो कर अपना हाल बेहाल कर लिया था। बस अपनी किस्मत को कोसे जा रही थी कि आखिर वो पैदा ही क्यों हुई। आज उसकी वजह से एक भले इंसान की इतनी बेइज्जती हो गई। उसे तो जीने का हक नहीं है। और यही सोचते सोचते सुधा की आंख लग गई। दूसरे दिन सब वैसे ही अन्य दिनों की तरह ही चल रहा था। तभी सुबह सुबह दरवाजे पर कोई दस्तक हुई। महेश ने दरवाजा खोला और देखते हैं कि उनके मित्र ब्रिजेश जी खड़े थे। महेश जी ने उनसे तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी। कल रात को जो उनके बेटे के साथ सुनैना ने बर्ताव किया था। ब्रिजेश जी मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं मित्र, मुझे अंकित ने सब बता दिया है। मैं तो यहाँ रिश्ते की बात करने आया था। मैं चाहता हूँ कि सुधा और अंकित की शादी हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी सुधा को अपने घर के काबिल समझा और अंकित हमारी सुधा से ब्याह करने को तैयार है। एक अनाथ लड़की को एक अच्छा ससुराल मिल जाए और मुझे क्या चाहिए। इतने में सुनैना भी बाहर आ गई और टुनक कर बोली, ये शादी इस घर से नहीं होगी, चाहे जो करो, और मैं एक भी फूटी कौड़ी इस शादी में नहीं खर्च करने दूंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? सुधा भी तो आपकी बेटी के समान है। ऐसी बेटी बड़े भाग्य से मिलती है। कृपया ऐसी बातें ना करें उसके बारे में। अरे भाग्यवान, कुछ तो भगवान से डर। ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएगी।
पाप पुण्य भी तो कुछ होता है। तू तो अपने अहम में लगता है, सब कुछ भूल गई। रहने दो जी, ये पाप पुण्य का अंतर मुझको मत समझाओ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। और सुनैना के आगे महेश जी की एक भी ना चल सकी। सुनैना के मना करने पर महेश और ब्रिजेश ने आपस में कुछ सलाह मशवरा किया कि ये शादी तो होगी, लेकिन अब ये शादी मंदिर से होगी। लेकिन सुधा इस ब्याह के लिए तैयार नहीं थी। वो मामी का दिल दुखाकर इस प्रकार ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसने ब्रिजेश जी से हाथ जोड़ कर विनती की। क्षमा करें चाचा जी, लेकिन मैं इस ब्याह के लिए तैयार नहीं हूँ। इस तरह तो कभी नहीं। जहां बड़ों का दिल दुखे, वो जैसी भी है मेरी मामी है। इतने साल से वो मुझे अपने साथ रख रही हैं। जिस दिन मामी इस ब्याह के लिए राजी हो जाएगी, उस दिन मैं यह ब्याह कर लूंगी। बहुत ही भाग्यशाली थी तुम्हारी माँ, जो ऐसी बेटी को जन्म दिया। तेरी जैसी बेटी भगवान सबको दे। तू हमेशा खुश रहे। तू जो चाहे तुझे मिले। जब से अंकित की माँ छोड़कर गई है, घर की तो जैसे रौनक ही चली गई है। मुझे लगा था कि तेरे आने से मेरे घर के सूने आंगन में फिर से चहल पहल हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। बस अंकित को समझाने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा लूंगा। वैसे मेरा अंकित बहुत समझदार है। और ब्रिजेश जी हाथ जोड़कर महेश जी को नमस्ते करके दुखी मन से चले गए। इधर सुधा भी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ठीक किया या गलत। आखिर उस भले इंसान का क्या दोष है? मेरी वजह से आज फिर दूसरी बार उसका अपमान हो गया। ब्याह ही तो करना चाहता था वो मुझसे। आखिर मैं करती भी क्या? उस समय मुझे जैसा उचित लगा सो मैंने किया। और फिर 2 दिन की पहचान से कोई शादी के लिए हाथ होरे ही कर देता है। मैं उससे प्यार भी तो नहीं करती, पसंद भी नहीं करती। सुनैना भी एक तरफ मुंह फुलाकर बैठी थी। सुधा ने नाश्ता बनाया और परोसकर मामा मामी के पास ले जाकर बोली, मामी छोरो भी, कब तक ऐसे गुस्सा होकर बैठी रहोगी? लो नाश्ता कर लो। और हाँ, ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारी खुशी के खिलाफ जाकर कुछ भी करूंगी। शादी तो बहुत दूर की बात है। इतना कहकर सुधा रसोई घर में चली गई। सुधा की बात सुनकर महेश जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मन में सोचा, कितनी भली बिटिया है, कितनी मासूम और दिल की साफ है। और एक ये सुनैना है जो कभी भी इसका मन को नहीं पढ़ पाई। कितनी निष्ठुर और कितनी निर्मोही है। फिर महेश जी सुनैना से बोले, अरे भाग्यवान, नाश्ता कर लें। कितनी भली लड़की है, तेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करती। इस पर थोड़ी ममता बरसा दे। एक बार तो कह दे कि खुश रहो। अब रहने भी दो ये ज्ञान की बातें। तुम्हारा उपदेश खत्म हो गया हो तो नाश्ता कर लूं। तुझे समझाना तो पत्थर पर सर फोड़ने के बराबर है। तू कभी नहीं समझेगी, चाहे तेरे लिए कोई जान भी दे दे। उधर ब्रिजेश जी ने घर पहुंचकर सारी बात अंकित से कह दी। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं सुधा से ब्याह तब तक नहीं करूंगा जब तक वो हाँ नहीं करेंगी। इससे पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा। उसे भरोसा दिलाना होगा कि मैं जीवन भर उसका साथ निभा सकता हूँ। सुधा की जिंदगी रोजमर्रा की तरह फिर से पटरी पर चल पड़ी थी। सुबह शाम का वही काम, और फिर शाम को बाजार जाकर सब्जियां लाना, फिर खाना पकाना। लेकिन उस रोज वो सब्जी लेने पहुंची तो क्या देखती है कि अंकित उसका इंतजार करता हुआ बाजार में खड़ा है। सुधा ने अंकित को देखा तो जरा सी घबरा गई। सर नीचे की ओर झुकाकर बगल से निकली जा रही थी। तभी अंकित ने आवाज दी, सुधा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा कहकर सुधा तेज कदमों के साथ जाने लगी। फिर भी अंकित सुधा के पीछे पीछे आने लगा। सुधा को बहुत गुस्सा आया। उसने अंकित से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना सब कुछ तो हो चुका है, और क्या बचा है? क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? आपको पता है कि मैं आपको पसंद ही नहीं करती, फिर भी। इतना सुनने के बाद अंकित थोड़े देर के लिए चुप सा रह गया और फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा तो ये बात है, आप मुझे पसंद ही नहीं करती। माफ कीजिए, आज के बाद मैं कभी भी आपके पीछे नहीं आऊंगा। ये बात मुझे पता ही नहीं थी। मुझे लगा था कि मेरी तरह आप भी मुझे पसंद करती हैं। और अंकित मायूस होकर चला गया। सुधा ने इतना सब अंकित से कह तो दिया था, लेकिन अब उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि गुस्से में इतना भला बुरा नहीं बोलना चाहिए था। कितना बुरा लगा होगा बेचारे को। सुधा घर आई और रसोई घर में आई और खाना पकाने लगी। फिर पता नहीं क्यों उसका जी भर आया और अपना सर घुटनों पर झुकाकर फूट फूट कर रो पड़ी। इतने में उसे बाहर महेश जी की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, लगता है मामा जी आ गए, और फौरन अपने आंसू पोंछकर अपने काम में लग गई। महेश जी रसोई घर में आए और सुधा से आकर बोले, अंकित मिला था। मैंने पूछा, कुछ काम था बेटा? किस लिए आए थे? बोला,
सुधा से कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे जो मिल गए। अब मैं कभी भी यहां नहीं आऊंगा। फिर मैंने पूछा, ऐसा क्या हो गया बेटा? तो बोला, जब सुधा मुझे पसंद ही नहीं करती तो फिर कोई सवाल ही नहीं रह जाता उत्तर पाने के लिए। मैं तो इस आशा से आया था कि जिस तरह मैं उसे पसंद करता हूं शायद वो भी मुझे पसंद करती हैं। लेकिन मुझे आज अपने सवाल का जवाब मिल गया। मामा जी, इस विषय में मुझे कोई भी बात नहीं करनी। जो हो ही नहीं सकता तो क्यों हम उसके पीछे पड़े? जैसी तेरी मर्जी बेटा, लेकिन कोई फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। इतना स्नेह रखने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। इतना कहकर महेश जी रसोई घर से बाहर आ गए। उधर अंकित हताश सा अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर निराशा के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। तभी ब्रिजेश जी अपने बेटे की चिंता की वजह भांप कर बोले, मना कर दिया ना उसने। मुझे पता था वो ऐसा ही करेंगी। बहुत ही भली लड़की है बेटा। पहले वो सबके बारे में सोचती है और फिर अपने बारे में। उसके चेहरे पर जो तेज है वो साफ साफ यही कहता है। लेकिन तू हिम्मत मत हार, एक कोशिश और करके देख। तेरे पास यहाँ रहने के लिए इतना समय भी नहीं है। तेरी छुट्टी खत्म होते ही तू फिर ड्यूटी पर चला जाएगा। इससे पहले तू उसे मना ले और मैं तेरी उससे सगाई करवा सकूं। इतना सुनकर अंकित के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई और खुश होकर बोला, सच बाबूजी? अपने बाबूजी की बात सुनकर अंकित को यह आशा हो गई थी कि आज ना सही लेकिन एक ना एक दिन सुधा इस ब्याह के लिए तैयार हो ही जाएगी। ऐसे ही हफ्ते भर बीते थे कि अंकित ने सुधा को फिर बाजार में देखा। सुधा बहुत ही जल्दबाजी में थी, बहुत घबराई हुई थी। अंकित को देखकर बोली, चलिए मेरे साथ, जल्दी घर चलिए। अच्छा हुआ आप मिल गए। मैं तो डॉक्टर साहब को बुलाने आई थी। लेकिन किस लिए? क्या हुआ? मामी छत से उतरते हुए सीढ़ियों से गिर पड़ी है। उन्हें अभी तक होश नहीं आया है, इसलिए बस आप इसी वक्त घर चलिए। अंकित और सुधा डॉक्टर के साथ घर की ओर चल पड़े। डॉक्टर ने सुनैना का मुआयना किया। सुनैना को होश तो आ गया था, लेकिन उसके सर में बहुत गहरी चोट लगी थी। उसे अब महसूस हो चुका था कि वो अब बचने वाली नहीं है। थोड़ी देर में महेश जी भी पहुंच चुके थे। उस समय सुनैना की आंखों में पाश्चाताप के आंसू थे। उसने सुधा और अंकित को इशारे से अपने पास बुलाकर एक दूसरे के हाथों को मिलाते हुए आंखों के ही इशारों से माफी मांगी और बिना कुछ बोले ही प्राण त्याग दिए। सुधा फूट फूट कर रो पड़ी। तभी महेश जी बोले, चलो अपने अंतिम समय में ही एक भलाई का काम तो करके गई सुनैना। शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और ऐसा कहते हुए महेश जी के आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। सुनैना के क्रियाकर्म के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद महेश जी ने ब्रिजेश जी और अंकित को खाने पर बुलाया और बोले, आज आप लोगों को खाने पर बुलाने का कारण था चूंकि अंकित की छुट्टियां अब ज्यादा शेष नहीं रह गई हैं, तो मैं चाहता हूं कि अंकित और सुधा की सगाई कर दी जाए। और फिर सुनैना की भी यही इच्छा थी। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आपसे यही कहना चाहता था, लेकिन संकोचवश कह नहीं पाया क्योंकि भाभी को गए हुए अभी महीने भर भी नहीं हुए। ऐसे में ऐसी बातें कहना मुझे उचित नहीं लगा। मैं कुछ दिन के लिए टाल तो देता, लेकिन फिर अंकित की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं और फिर छुट्टी मिलने तक काफी देर हो जाएगी। और फिर सुनैना की भी यही आखिरी इच्छा थी कि दोनों एक हो जाएं। तो फिर ठीक है, परसों ही हम इन दोनों की सगाई कर देते हैं और शादी तब करेंगे जब अगली बार अंकित छुट्टियों में आएगा। बहुत बढ़िया मित्र, तो ठीक है, परसों सगाई का दिन पक्का हो गया। अब बस सिर्फ कल का ही दिन शेष बचा है। आप लोग ऐसा करें, आज और कल मेरे घर ही रुक जाइए। कल आप अपने शहर चले जाइएगा, फिर परसों वापस आएंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। बहुत अच्छा मित्र, जैसी आपकी इच्छा। हमें क्या परेशानी हो सकती है भला। दूसरे दिन सारा समय खरीदारी और तैयारियों में ही निकल गया। शाम को सब बहुत थक चुके थे। सुधा ने जल्दी से शाम की चाय बनाई, फिर रात के खाने की तैयारी करने लगी। सुधा बेटा, तू भी तो बहुत थक गई होगी, कुछ मदद करूं तेरी? नहीं मामा जी, मैं सब कर लूंगी, बस आप थोड़ी सब्जियां काटने में मदद कर दीजिए। ठीक है सुधा बिटिया। फिर सुधा और महेश जी खाना बनाने में लग गए और अंकित तो बस सुधा को देखने में लगा था। वो आज बहुत खुश था कि कल सुधा के साथ मेरी सगाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक उसे सुधा के दिल की बात पता नहीं चली थी और वो सुधा के मन की बात जानना चाह रहा था। रात का खाना खाने के बाद महेश जी और ब्रिजेश जी दिन भर के थके थे तो जल्द ही सो गए। सुधा बर्तन धोने चली गई तो अंकित भी पीछे पीछे गया और बोला, आप मुझे पसंद तो करती हैं ना? सुधा ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका लीं। अंकित ने फिर पूछा, कोई बात नहीं, जो भी आपकी मर्जी है वो आप सुबह तक एक चिट्ठी में मुझे लिख कर दे सकती है। और इतना कहकर अंकित सोने चला गया।
सुबह होते ही सुधा ने अंकित को एक चिट्ठी दी जिसमें उसने हाँ में अपना जवाब दिया था। अंकित के मन से अब सारी शंकाएं दूर हो गई थीं। कुछ दिनों के बाद अंकित और सुधा की सगाई हो गई और अब अंकित की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थीं। अब अंकित को वापस जाना था। बहुत ही दुखी मन से सुधा ने अंकित को विदा किया। अंकित के जाने के बाद सुधा और अंकित एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर अपने अपने मन का हाल बताने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया और अंकित के दोबारा घर आने का समय हो गया। अंकित के वापस आने की खबर से सुधा बहुत खुश हुई। अंकित जिस दिन घर आया उसी रोज सुधा से मिलने आ पहुंचा और 2-4 दिन के अंदर ही दोनों का ब्याह भी हो गया। दोनों अपनी घर गृहस्थी में बहुत खुश थे। किस तरह अंकित की छुट्टियां बीत गई दोनों को पता ही नहीं चला। अंकित फिर वापस चला गया। इधर सुधा उसके आने का फिर से बेसब्री से इंतजार करने लगी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। बाढ़ पीड़ितों के बचाव कार्य में अंकित की ड्यूटी लगी थी। उसने अपनी हिम्मत और सुध मूद से बहुत से लोगों की जान बचाई, लेकिन एक दिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि एक बच्चे को बचाते हुए अंकित खुद को ना संभाल सका और डूब गया। 2 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से उसका मृत शरीर मिला। सुधा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो खुद को संभालती या अपने बूढ़े ससुर को दिलासा देती। उसकी हिम्मत तो जैसे टूट ही चुकी थी। बस चंद लम्हों की ही खुशियां लिखी थी भगवान ने उसके नसीब में। जैसे तैसे अंकित का अंतिम संस्कार किया गया। महेश जी और ब्रिजेश जी हरिद्वार गए अंकित की अस्थियों का विसर्जन करने। लेकिन कहते हैं ना, जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो एक साथ टूटता है। लौटते समय उनकी रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुधा को यह खबर पता चली तो वो अपने मामा और ससुर जी को ढूंढने गई। पूरे दिन पागलों की तरह खोजने लगी। तब जाकर उसे अपने मामा का मृत शरीर मिला और दूसरे दिन ससुर जी का। अब तो सुधा के आगे कोई भी रास्ता नहीं रह गया था। किसे अपना कहती? कोई तो नहीं बचा था उसे अपना कहने वाला। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक ही पल में उसकी दुनिया उजड़ गई थी। वो अपने दिमाग का संतुलन खो बैठी थी और इसी असमंजस में उसने नदी में छलांग लगा दी। सुधा बेहोश होकर बेसुध सी नदी किनारे पहुंच गई। तभी एक बच्चा अपने दोस्त शेरू के साथ वहां जा पहुंचा। शेरू सुधा को देखकर भौंकने लगा। बच्चे को थोड़ा समय लगा ये समझने में कि शेरू भौंक क्यों रहा है। उसने शेरू की रस्सी छोड़ दी। बच्चे ने जैसे ही शेरू की रस्सी अपने हाथ से छोड़ी, शेरू भागकर सुधा के पास जा पहुंचा। शेरू के पीछे पीछे वो बच्चा भी सुधा के पास जा पहुंचा। तभी बच्चा सुधा को देखते ही बोला, देख शेरू, लगता है मेरी माँ वापस आ गई। बाबा कह भी रहे थे कि माँ इतवार तक आ जाएगी और आज इतवार ही तो है। शेरू, तू ऐसा कर, वापस घर जाकर बाबा को ले आ, तब हम माँ को घर ले जा सकते हैं। शेरू भागकर घर गया और बच्चे के पिता को ले आया। बच्चे के पिता सुधा को देखकर बोले, ना जाने कौन है बेचारी, यहाँ कैसे पहुंची, जिंदा है भी या नहीं। उन्होंने फिर सुधा की नब्ज देखी। सुधा की सांसें अब तक चल रही थीं। उन्होंने सुधा को गोद में उठाया और बच्चे से बोले, पहले इन्हें वैद्य जी के पास ले जाना होगा। इनकी तबीयत खराब है मुन्ना, तुम भी मेरे साथ साथ वैद्य जी के यहाँ चलो। लेकिन बाबा, ये मेरी माँ ही है ना। आपने कहा था कि माँ इतवार को आएगी और आज इतवार ही है। मुन्ना बस अपनी बात बोले ही जा रहा था। बाबा, ये मेरी माँ ही है ना। बेटे की ऐसी बातें सुनकर अशोक जी कुछ नहीं सोच पा रहे थे कि वो क्या जवाब दें। झूठा दिलासा देना भी ठीक नहीं है। नन्ही सी जान पहले से ही अपनी माँ के आने की झूठी आश में बैठा रहता है, और अगर ये कह दिया कि ये तुम्हारी माँ ही है और अगर ये लड़की अपने घर चली गई तो बच्चे का दिल टूट जाएगा। उन्होंने मुन्ना से कहा, बेटा ये बीमार है, पहले इनका इलाज करवाते हैं और जब ये होश में आ जाएगी तो खुद ब खुद अपने मुन्ना को पहचान लेगी, इसलिए पहले इन्हें ठीक होने दो। अशोक जी वैद्य के पास पहुंचे और बोले, वैद्य जी जल्दी से इस लड़की का इलाज कीजिए, अभी सांसें चल रही हैं इसकी। प्रधान जी, कौन है लड़की? इतना बताने का समय नहीं है, पहले आप इसकी जान बचाइए। इसके होश में आने पर पता ही चल जाएगा कि ये कौन है। वैद्य जी ने फौरन अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान सुनती हो, जल्दी इधर आओ, कुछ कपड़े लेकर बिटिया के गीले कपड़े बदल दो, जल्द ही इलाज शुरू करना है। वैद्य जी की पत्नी ने सुधा के कपड़े बदले और हथेलियों और तलवे में गरम तेल मलना शुरू किया। फिर वैद्य जी ने भी इलाज करना शुरू किया। उधर मुन्ना बार बार अपने पिता से बस पूछे ही जा रहा था, बाबा, माँ कब ठीक होगी? मुझे पहचान तो लेगी ना माँ?
और प्रधान अशोक जी कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि क्या जवाब दें मुन्ना को, कैसे झूठा दिलासा दे कि हाँ तेरी माँ तुझे पहचान लेंगी, और फिर ये भी तो कहते नहीं बनता कि ये तेरी माँ ही नहीं है। बहुत बड़ी दुविधा में थे अशोक जी। थोड़ी देर के इलाज के बाद सुधा को होश आ गया। वैद्य जी ने अशोक जी को पुकारा। अरे ठाकुर साहब सुनिए, बिटिया को होश आ गया है। इतना सुनते ही मुन्ना भीतर की ओर भागा और पीछे पीछे अशोक जी भी गए। मुन्ना फौरन जाकर सुधा से मां कहकर लिपट गया। सुधा को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मुन्ना के इस तरह से गले लगने से उसके मन में मुन्ना के लिए ममता जाग गई। उसने भी कह दिया, हाँ बेटा। देखा बाबा, आपने देखा ना, माँ ने मुझे पहचान लिया। और आज इतवार भी तो है, और आपने कहा भी था ना कि माँ इतवार को आएगी। तभी वैद्य जी बोले, ठीक है मुन्ना, लेकिन अपनी माँ से भी तो एक बार पूछ लो कि वो तुम्हारी माँ है कि नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी पूछता हूँ। क्यों माँ, तुम ही मेरी माँ हो ना? मुन्ना बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रहा था। हाँ बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ। मुन्ना का मन रखने के लिए सुधा को ऐसा बोलना ही पड़ा। देखा वैद्य जी, यही मेरी माँ है। चलिए ना बाबा, माँ को जल्दी से घर ले चलते हैं। मैं माँ से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, अपना घर दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट रुको मुन्ना, तुम बाहर शेरू के साथ मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। ठीक है बाबा, मैं बाहर हूँ, आप माँ को लेकर जल्दी आना। मुन्ना ऐसा कहकर बाहर चला गया। अब अशोक जी ने सुधा से पूछा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुधा है। आप यहाँ कैसे पहुँची? मैं जीना नहीं चाहती थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अनाथ और बेसहारा हूँ। जीवन में इतना दुख सहा है कि जीने की इच्छा ही मर गई है, इसलिए खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने बचा लिया। इस बच्चे को देखा तो मेरा मन पिघल गया। मुझसे ये नहीं कहा गया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कहाँ जाएंगी? जहाँ ये किस्मत ले जाए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप मेरे घर चल सकती हैं। वहाँ आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी और मुन्ना भी आपके आने से खुश हो जाएगा। तभी वैद्य जी की पत्नी बोली, क्या सोच रही हो बिटिया, चली जाओ। वो बच्चा कैसे अपनी माँ के लिए दिन रात तड़पता है। हम सब ने देखा है उसे तड़पते हुए। आज तुम्हें देखकर कितना खुश था। हमने पहली बार उसको इतना खुश देखा है। और प्रधान जी भी अच्छे हैं, रोज न जाने कितने लोगों का भला करते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी बिटिया तुम्हें। अब सुधा थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर से बाहर से मुन्ना ने आवाज लगाई, क्या हुआ बाबा, जल्दी आइए ना माँ को लेकर। अब सुधा खुद को ना रोक सकी और मुन्ना के साथ उसके घर चल पड़ी। मुन्ना आज बहुत खुश था। जो भी रास्ते में मिलता उससे कहते हुए जाता, देखो ये मेरी माँ है। मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन मेरी माँ जरूर आएगी। और रास्ते भर सुधा के साथ बक बक करते हुए गया। सुधा मुन्ना के साथ घर पहुंची और घर देखकर उसका मन प्रसन्नता से भर गया। वह हमेशा से ऐसा ही घर चाहती थी। आओ माँ, आओ ना। सुधा जैसे ही घर के दरवाजे के पास आई, तभी बर्तन धोने वाली कहारिन बाहर निकल पड़ी और सुधा को गौर से देखकर बोली, छोटे प्रधान जी, ये किसे ले आए? पता है रधिया काकी, ये मेरी माँ है। आज ही तो मिली है। नदी के किनारे पड़ी थी बेचारी। मैंने जल्दी से बाबा को बुलवाया और बाबा वैद्य जी के पास लेकर गए। अब ठीक हो गई तो मैं इन्हें घर ले आया। अच्छी है ना मेरी माँ? छोटे प्रधान, तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है। ठीक है, मैंने बर्तन मांज दिए हैं और सफाई भी कर दी है। कल सुबह आऊंगी। मुन्ना सुधा को अंदर ले जाकर बोला, माँ इस कमरे में और तुम रहोगी और यहाँ रसोई घर है। आज के बाद तुम ही मेरे लिए खाना पकाओगी और अपने हाथों से खिलाओगी भी। और ये रहा स्नान घर। सुधा। मुन्ना के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर सुधा बोली, बस करो मेरे मुन्ने, मैंने सब सुन लिया। ज्यादा मत बोलो, नहीं तो नजर लग जाएगी मेरी। शाम के समय दिनू काका ने अशोक जी से बोले, मालिक, लगता है आज भी महाराजन खाना बनाने नहीं आएंगी। इसका तो रोज रोज का है। इसे आप निकाल क्यों नहीं देते? जब देखो तब ज्यादा खाना बना लेती है और घर भी ले जाती है। अब मैं भी क्या करूं, उसे निकाल भी नहीं सकता। हमारे घर की बहुत पुरानी महाराजिन है। अब बूढ़ी भी तो हो चली है, इसलिए ज्यादा काम भी नहीं कर पाती। बूढ़ी तो है, लेकिन मालिक मुंह कितना चलाती है। एक रोटी भी ज्यादा मांग लो तो खिसिया उठती है। लगता है दीनू काका अब महाराजिन नहीं आएंगी तो मैं ही रसोई संभालता हूँ। ऐसा ना हो मुन्ना भूखा ही सो जाए, और वो मेहमान भी तो भूखी होगी। कौन मेहमान? घर में कोई आया है? आपने मुझे बताया नहीं। आपकी कोई रिश्तेदार आई है? नहीं दीनू काका, ऐसी कोई बात नहीं है। आज नदी के किनारे बेहोशी की हालत में मुन्ना को एक लड़की मिली और वो उसे अपनी माँ समझ बैठा और उसे वो घर ले आया। अब नन्हे से बच्चे का दिल मैं नहीं दुखा सका, मना भी नहीं कर सका। कुछ पता किया उसके बारे में?
कि ऐसे ही किसी अनजान को घर में घुसा लिया। पूछा था उससे मैंने, अनाथ है बेचारी। उसने कहा और आपने मान भी लिया। मालिक, आजकल की दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब क्या करूं? बच्चे की जिद के आगे मेरी नहीं चली और मुझे लड़की भी भली लगी। शायद वो सच बोल रही थी। ठीक है मालिक, आप जैसा ठीक समझें। अच्छा दीनू काका, ये बातें हम बाद में करते हैं। बोलिए क्या खाएंगे आज? मालिक, आप जो भी प्यार से पकाएंगे मैं खा लूंगा। आपने काम दिया, अपने घर में आसरा दिया। बेटे बहू ने तो घर से निकाल दिया था, आप ना होते तो न जाने मेरा क्या होता। अच्छा चलो, अब रसोई में जाकर देखता हूं कि क्या क्या सब्जी है। और ऐसा कहकर अशोक जी रसोई की ओर चल पड़े। तभी मुन्ना बोला, बाबा, आपको रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने और माँ ने सुना कि आप बाहर दीनू काका से कह रहे थे कि आज महाराजिन नहीं आएगी, इसलिए माँ ने पहले ही खाना बनाना शुरू कर दिया। तेरी माँ को कष्ट होगा, मैं ही खाना बना देता। तभी सुधा आकर बोली, तकलीफ किस बात की? वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं सब कर लूंगी। आप जब तक मुन्ना के साथ खेलिए। तभी मुन्ना बाहर दीनू काका के पास जाकर बोला, पता है काका, आज का खाना मेरी माँ बना रही है। अब मैं माँ के पास जाता हूँ, क्या पता उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। इतना कहकर मुन्ना अंदर चला गया। मुन्ना को पहली बार इतना खुश देखकर दीनू काका को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर के बाद सुधा ने खाना तैयार कर लिया। फिर सुधा ने मुन्ना को आवाज दी, बेटा अपने बाबा और दीनू काका से बोलो कि खाना तैयार है। अशोक जी ने सुना तो मुन्ना से बोले, देख तेरी माँ खाने के लिए बुला रही है, पहले मैं दीनू काका की थाली लगवाकर दे आता हूँ। दिन भर से काम कर रहे हैं, बेचारे भूखे होंगे। अशोक जी रसोई घर में पहुंचे। देखा तो 3 थालियां लगी हुई थीं। उन्होंने सुधा से कहा, माफ कीजिए, तकलीफ हुई आपको? तकलीफ किस बात की? मुझे रसोई के काम करना अच्छा लगता है, और फिर बच्चा भूखा ही सो जाता तो ना आपको अच्छा लगता और ना मुझे। ठीक कहा आपने, मैं एक थाली दीनू काका को देकर आता हूँ। और दीनू काका को थाली देकर अशोक जी खुद खाने बैठे, साथ में मुन्ना भी। बाहर से दीनू काका की आवाज आई, खाना बहुत अच्छा बना है बिटिया। खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है। खाना क्यों अच्छा नहीं होगा, मेरी माँ ने जो बनाया है। सब खुश होकर खाना खा रहे थे और उस दिन इसी तरह सारा दिन व्यतीत हो गया। सुबह हुई, अशोक जी जल्दी से उठे और रसोई घर में जाकर हलवा बनाने लगे। तब तक रधिया भी आ पहुंची थी और उसने सारे घर में झाड़ू लगाई, फिर बर्तन मांजने बैठी। तभी सुधा भी उठकर आई और अशोक जी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हलवा बना रहा हूँ। दीनू काका मंदिर से आ ही रहे होंगे, फिर खेतों में निकल जाएंगे और अभी तक महाराजिन भी नहीं आई है, तो मैं उन्हें ऐसे खाली पेट कैसे जाने दे सकता हूँ? तो आपने मुझसे कह दिया होता। कोई बात नहीं, हलवा बस बन ही गया है। आप जाकर स्नान करके नाश्ता कर लीजिए। जी ठीक है। और सुनिए, ये लीजिए संदूक की चाबी। किस संदूक की चाबी? मुन्ना की माँ की साड़ियाँ और गहने सब उसी संदूक में हैं। जो भी साड़ी आपको चाहिए निकाल लीजिए। और हाँ, इस संदूक की चाबी अब आप अपने पास ही रखिए। और सुधा ने संदूक की चाबी ले ली। फिर एक साड़ी खुद के लिए निकालकर स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद सुधा खाना बनाने चल गई। तभी रधिया बोली, नहीं बिटिया, तुम ये सब ना करो, ये काम हमारा है, हम कर देते हैं। फिर दोनों मिलकर खाना बनाया। कुछ देर खाना बनने के बाद सब लोग खाने लगे और सुधा ने अपने परोसने के लिए थाली उठाई ही थी कि तभी इतने में बूढ़ी महाराजिन सुखमती आ पहुंची। अंदर आते ही सबको खाते हुए देखकर बोली, ये क्या मालिक, दूसरी महाराजिन रख ली। और इतना कहकर दंदनाते हुए अंदर पहुंची। कौन है रीतू, और तेरी इतनी हिम्मत की मेरी गैर हाजिरी में तू मीठी मीठी बातें करके इस घर में घुस गई। तूने क्या समझा, सीधे सादे मालिक को बेवकूफ बना लेगी। तू मुझे जानती नहीं, तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी, मेरा काम छीनेगी, मेरे पेट पर लात मारेगी। जहाँ से आई है वहीं लौट जा, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सुधा ने इतना सुना तो सकपका गई और बस उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मुन्ना ने गुस्से से बोल पड़ा, ओ सुखमती दादी, ये मेरी माँ है और तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। सुखमती काकी, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, नहीं तो ये जो तुम्हारी काली जुबान है और काला दिल है ना, तुम्हारे विनाश का वही कारण है। मैं तेरे जैसी नहीं हूँ रधिया कि पति मर गया तो देवर से ब्याह रचा लिया। तुझे कोई लिहाज है कि नहीं? तभी दीनू काका बोल पड़े, अरे सुखमती, काहे लोगों की खुशियों में नजर लगा रही है? अगर कोई किसी के मिल जाने से खुश है तो तुझे क्यों परेशानी हो रही है? उनकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबको अपने हिसाब से रहने दें। कैसी बातें कर रहे हो दीनू? कोई मेरे पेट पर लात मारे
कोई मेरी नौकरी छीने और मैं कुछ ना कहूं। इस बिटिया ने कोई तेरा काम नहीं छीना है। ये इस बच्चे को बेहोशी की हालत में मिली थी। ये मासूम इसे अपनी माँ समझ बैठा। किसी भी अनजान को ठाकुर साहब अपने घर में बीवी बनाकर ले आए और गांव वालों को पता ही नहीं। अब अशोक जी से ना रहा गया। सुधा पर घटिया इल्जाम लगते ही बोल पड़े। काकी, अभी तक मैं सब बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन तुम अब किसी पर बेवजह लांछन लगाओगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अभी इसी समय निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। तुम्हारा जितना भी पैसा बनता है तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। हाँ हाँ, जाती हूँ। धौंस किसको दिखा रहे हो प्रधान जी? सारे गांव को तुम्हारी करतूतें बताऊंगी कि पता नहीं किस औरत को अपने घर में रखा है। तभी मुन्ना बोल पड़ा। वो मेरी माँ है। मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो। बड़ा आया माँ वाला, ना जाने किसे उठाकर ले आया है। अभी गांव वालों को बताती हूँ। और इतना कहकर सुखमती वहां से चली गई। इधर सुधा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सोच रही थी कि कैसी फूटी किस्मत लेकर पैदा हुई है। उसने नाश्ता भी नहीं किया और कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी रधिया अशोक जी से बोली, मालिक, मुन्ना के हाथों खाना भेजिए तो बिटिया खा लेंगी। अशोक जी ने थाली लगाकर मुन्ना के हाथों भिजवा दी और मुन्ना से बोले, जाओ माँ को खाना खिला दो। मुन्ना थाली लेकर पहुंचा और सुधा से बोला, माँ खाना खा लो। भूख नहीं है। मुझे पता है माँ, तुम्हें भूख तो है, लेकिन तुम खाना नहीं चाहती। तुम्हें सुखमती दादी की बात का बुरा लगा है, लेकिन पता है माँ, वो बहुत बुरी है। वो तो सबको ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। लो मेरे हाथों से खाना खा लो। मुझे भूख नहीं लगी है। लेकिन इस बार मुन्ना ने निवाला सुधा के मुंह में डाल दिया और बोला, चुपचाप खा लो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। और सुधा ने नाश्ता करना शुरू कर दिया। ये सब अशोक जी पर्दे के पीछे से देख रहे थे। मुन्ना का सुधा के प्रति इतना गहरा प्रेम देखकर अशोक जी की आंखें भर आईं और उन्होंने सोचा, ये तो इसकी माँ भी नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच अटूट प्रेम है। काश ये माँ बेटे एक दूसरे से कभी अलग ना हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? सुधा को तो कभी ना कभी इस घर से जाना पड़ेगा। ये तो हमारे घर की सदस्य भी नहीं है, पता नहीं कौन है। और अगर कभी कोई इसको ढूंढते हुए यहाँ आ गया तो सुधा को तो वापस जाना ही पड़ेगा। फिर मुन्ने का क्या होगा? वो बेचारा तो माँ के लिए पहले से ही तरस रहा है, और अगर सुधा भी चली गई तो बेचारे का ना जाने क्या हाल होगा। लेकिन अभी तो दोनों एक दूसरे को पाकर खुश है, लेकिन बाद में जो होगा देखा जाएगा। अशोक जी खुद को दिलासा देकर बाहर आ गए। तभी मीठी दौड़ते हुए आई और बोली, मुन्ना कहाँ हो तुम? देखो, मैं अपनी नानी के घर से वापस आ गई। मुन्ना भी मीठी की आवाज सुनकर बाहर आकर बोला, तुम आ गई मीठी, चलो मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या हुआ मुन्ना? ऐसा क्या दिखाना चाहते हो मुझे? बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अच्छा बाबा, लो कर ली आंखें बंद। मुन्ना मीठी को सुधा के पास ले जाकर बोला, मीठी, अब आंखें खोलो। मीठी ने जैसे ही आंखें खोली, सुधा को सामने देखकर हैरानी से पूछी, मुन्ना ये कौन है? पहचानो तो भला, ये कौन है? नहीं पहचाना मुन्ना, अब बताओ भी कि ये कौन है? अरे पगली, ये मेरी माँ है। पता है, नदी के किनारे पड़ी थी, फिर वैद्य जी ने इलाज किया और ठीक होने पर मैं इन्हें अपने घर ले आया। है ना सुंदर मेरी माँ, और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, तो ये है तेरी माँ? सच में बहुत सुंदर है। मैं अपनी माँ को बताकर आती हूँ कि मुन्ना की माँ वापस आ गई है। और इतना कहकर मीठी वापस अपने घर चली गई। तभी अशोक जी ने मुन्ना से कहा, बेटा, मीठी से क्यों कहा कि ये तुम्हारी माँ है? अब वह अपनी माँ से बता देंगी, और महाराजिन काकी का उसकी माँ के साथ उठना बैठना है। पता नहीं क्या लगाई बुझाई करें, क्या क्या बोले तेरी माँ के बारे में। महाराजिन दादी सच में मेरी माँ को खराब कहेगी? पता नहीं बेटा, लेकिन सुखमती काकी हमसे गुस्सा होकर गई है, इसलिए कुछ ठिकाना नहीं है। लेकिन बाबा अब क्या करेंगे? चिंता मत करो बेटा, जो होगा देखा जाएगा। मीठी अपने साथ अपनी माँ को सुधा से मिलाने ले आई। देखो माँ देखो, ये रही मुन्ना की माँ। मुन्ना कह रहा था नदी के किनारे बेहोश पड़ी थी। मुन्ना ने वैद्य जी से उनका इलाज कराया, फिर अपने घर ले आया। सच में तुम मुन्ना की माँ हो? नहीं बहन, मैं तो एक अनाथ बेसहारा हूँ। माँ पापा तो बचपन में गुजर गए थे। मामा मामी ने सहारा दिया, फिर शादी हुई, पति फौज में थे, वो शहीद हो गए, और अब न मामा मामी रहे और न ससुराल में कोई है। इसलिए नदी में कूदकर जान देना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य यहाँ मुझे मुन्ना से मिला देगा। वर्षों से ममता के लिए तरस रहा है। अगर मैं उसको वो ममता दे सकूं तो इसमें क्या बुराई है।
इतने कम समय में ही इससे इतना लगाव हो गया कि ऐसा लगता है कि ये मेरा सगा बेटा है। अच्छा हुआ बहन, मैं बहुत खुश हूँ मुन्ना के लिए। अनाथ को माँ मिल गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अभी मैं जाती हूँ, बाद में फुर्सत से बात करती हूँ। अभी माँ के घर से आई हूँ तो बहुत सा काम पड़ा है। और इतना कहकर ममता चली गई। मुन्ना और मीठी आपस में खेलने लगे। तभी गांव के 2-4 बुजुर्ग लोग अशोक जी के घर पहुंचे और उनमें से एक ने आवाज लगाई, प्रधान जी, जरा बाहर तो आइए। आवाज सुनकर अशोक जी ने बाहर आकर पूछा, अरे आप लोग, कहिए क्या बात है? बात तो है, लेकिन वो आपसे संबंधित है। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं और कैसे कहूं। आप हमारे गांव के साफ इंसानों में गिने जाते हैं। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्या हुआ? मैंने कौन सी गलती कर दी जो आप लोग ऐसा कह रहे हैं? आपकी महाराजिन सुखमती ने गांव भर में खबर फैला दी है कि पता नहीं आपके घर कौन लड़की रह रही है और आप उसे मुन्ना की मां कह रहे हैं। बिना ब्याह के किसी भी लड़की को अपने घर में रखना उचित नहीं है और आप जैसे सम्मानीय व्यक्ति को यह सब शोभा भी नहीं देता। हम सब गांव वाले तो आपसे कब से कह रहे थे कि आप मुन्ना के लिए दूसरा ब्याह कर लीजिए, लेकिन आप राजी ही नहीं हुए। आप बोले कि सौतेली मां ना जाने कैसा व्यवहार करें मुन्ना के साथ, लेकिन अब इस लड़की का आपके घर में रहना सबको अखर रहा है और फिर सबके घरों में बहू बेटियां हैं। आप ऐसा करेंगे तो समाज पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा, तो आपकी ये समस्या है। मैं जल्द ही इसका कुछ समाधान करता हूं। आप लोग अभी निश्चिंत होकर जाइए, तब तक कुछ जलपान ग्रहण कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूं। लेकिन उनमें से एक ने कहा, नहीं ठाकुर साहब, जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता हम आपके घर का जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। अब अशोक जी का मन ग्लानि से भर गया। बहुत ही कष्ट हुआ उनके मन को। वो उस समय खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। अशोक जी ने सबको हाथ जोड़कर क्षमा मांगकर विदा कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे सुधा से जाने के लिए कैसे कहें, और अगर कह भी दे तो मुन्ना का क्या होगा। उन्हें अब संतान मोह सता रहा था, जो कि बहुत ही कष्टदायक होता है, और अब वो उसका समाधान ढूंढने लगे। अशोक जी गहरी सोच में थे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। तभी दीनू काका दोपहर के खाने के लिए खेतों से लौटे। उन्होंने अशोक जी को ऐसी चिंतित अवस्था में देखकर पूछा, क्या हुआ मालिक, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? किस सोच में हैं आप? ऐसी कौन सी चिंता आपको सता रही है? इससे पहले तो आपको मैंने कभी इस तरह नहीं देखा। क्या बताऊं दीनू काका, बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। ऐसा क्या हुआ मालिक? ऐसी क्या समस्या हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं सुखमती महाराजन ने कोई लगाई बुझाई की है? हाँ दीनू काका, अभी थोड़ी देर पहले गांव के कुछ बुजुर्ग लोग आए थे। उन लोगों ने कहा कि वो मेरे घर का जल भी ग्रहण नहीं करना चाहते जब तक कि सुधा मेरे घर से चली नहीं जाती। दुनिया का क्या है मालिक, अपने स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी सोचते हैं। आप चिंता मत कीजिए, बस ये बताइए, उन लोगों की बातें कहीं सुधा बिटिया ने तो नहीं सुनी? नहीं काका, सुधा बिटिया को मुन्ना, शेरू और मीठी नदी किनारे लेकर गए थे। इस विषय में सुधा को कुछ भी नहीं पता चला। बहुत ही अच्छा हुआ मालिक। सुधा बिटिया ये सब सुनती तो ना जाने उसके दिल पर क्या गुजरती। तभी सुधा के साथ मुन्ना, शेरू और मीठी नदी किनारे से वापस आ गए। घर में फिर से चहल पहल मच गई। तभी दीनू काका बोले, बिटिया खाना बन गया क्या? हाँ काका, मैं सब तैयार करके गई थी, अभी सबके लिए खाना परोसती हूँ। फिर सुधा ने बच्चों से कही, चलो बच्चों, हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना खाते हैं। सबने दोपहर का खाना खाया और फिर सब अपने अपने काम में लग गए। शाम होने को थी। रधिया शाम के बर्तन मांजने आ चुकी थीं। तभी सामने ममता के घर में सुखमती महाराजिन आई और आते ही ममता से बोली, कैसी हो ममता बहू, कब लौटी पीहर से? ठीक हूँ काकी, कल सुबह ही तो लौटी हूँ। आ तो गई हो, लेकिन कुछ पता है अपने पड़ोसियों के बारे में? क्या हुआ काकी, सब ठीक ही तो है। बेचारे मुन्ना को माँ मिल गई। कब से ममता के लिए तरस रहा था बेचारा। अब देखो तो कितना खुश है। और सुधा भी तो इस पे अपनी जान न्यौछावर करती है। किसी की नजर ना लगे माँ बेटे के प्यार। काहे का माँ बेटे का प्यार प्रधान जी की नजरों में खोट आ गया है। तुमने देखा वह ठाकुर साहब से उम्र में कितनी छोटी है। 10 साल का फर्क होगा दोनों की उम्र में। जवान लड़की देखी नहीं कि अपनी सारी मान मर्यादा भूल गए। तुम्हारी भी तो बेटी है, उस घर में जाती है। कल को उसके ऊपर इन सब बातों का क्या फर्क पड़ेगा? बिन ब्याह के कोई भी लड़की किसी गैर मर्द के यहाँ कैसे रह सकती है? समाज धू धू कर रहा ठाकुर साहब की। लेकिन काकी, लड़की तो भली है,
किसने देखा है? ऐसे भोले लोग दुनिया में बहुत मिलते हैं और मतलब पूरा होने पर चल बनते हैं। नहीं काकी, सुधा तो ऐसी नहीं दिखती। शुरू में सब सीधे ही दिखते हैं। अब मुझे क्या लेना देना? तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारा व्यवहार तुम जानो। मैं तो चली अपने घर। और इतना कहकर सुखमती आग में घी डालकर चली गई। तभी मीठी बोली, माँ, मैं मुन्ना के घर खेलने जा रही हूँ। नहीं, अभी तू कहीं किसी के घर खेलने नहीं जाएगी। लेकिन क्यों माँ? मैंने कहा ना कि तू मुन्ना के घर नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी। और फिर मीठी का हाथ पकड़कर ममता घर के अंदर ले गई। ये सब रधिया ने सब देख लिया और अंदर जाकर अशोक से कह सुनाया। अशोक जी पहले से ही परेशान थे, अब और भी परेशान हो गए। अशोक जी ने रात्रि का भोजन भी ठीक से नहीं किया और रात भर चिंता से सो भी ना सके। दूसरे दिन दोपहर होने को थी, तभी सुखमती गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के साथ अशोक जी के घर के बाहर जा पहुंची। उनमें से एक बुजुर्ग बोले, प्रधान जी, आपने क्या फैसला किया? मुन्ना बहुत ही स्नेह रखता है उस लड़की से, उसे मां मानता है और वो भी पूरी की पूरी ममता उस पर लुटाती है। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। उनमें से दूसरे बुजुर्ग ने कहा, लेकिन ठाकुर साहब, बिना ब्याह के कोई भी लड़की ऐसे कैसे आपके घर रह सकती है? समाज में रहकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी सुखमती बोली, बुलाइए उसे बाहर, हम लोग बात करते हैं। उसी समय दीनू काका भी खेतों से आ पहुंचे और रधिया पहले से मौजूद थी। दीनू काका बोले, मैं बुलाता हूँ सुधा बिटिया को। दीनू काका ने सुधा को आवाज दी, सुधा बिटिया, जरा बाहर तो आना। डरी सहमी सी सुधा बाहर आई। दीनू काका ने सबके सामने पूछा, क्या तुम बच्चे से सचमुच प्यार करती हो? सुधा ने अपनी गर्दन नीचे किए हुए हां में अपना सर हिलाया। तभी सुखमती बोल पड़ी, तो क्या किसी भी राह चलती औरत को मुन्ना की मां बनाकर इस घर में ले आओगे? पता नहीं कहां से आई है, कौन है? अब अशोक जी के बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो सबके सामने गुस्से से बोले, अब बस भी करिए आप सब। एक मासूम विधवा पर कोई भी झूठे लाक्षण लगाए दे रहा है। वो मेरे बच्चे की माँ है। अरे सालों बाद तो मैंने अपने बेटे को इतना खुश देखा है। आप लोगों को रिश्ते से ही मतलब है तो ठीक है। और इतना कहकर अशोक जी अंदर गए और फिर गुस्से से तमतमाते हुए बाहर आकर मुट्ठी भर सिंदूर सुधा की मांग में भर दिया और बोले, लो, अब आज से ये मेरी व्याहता है। अब तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। अब हो गई सबको तसल्ली, यही चाहते थे ना आप लोग। अब कृपा करके आप लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। अभी मैं ना तो कुछ सुनने और ना ही कुछ कहने के लायक नहीं हूँ। खुद को व्यवस्थित करना चाहता हूँ। इतना सुनकर सब लोग वहां से चले गए। सबके जाने के बाद पता नहीं सुधा को क्या हुआ, ऐसे ही खरे खरे गिरकर बेहोश हो गई। रधिया भागकर आई सुधा को उठाने के लिए। अशोक जी भागकर अंदर से ठंडा पानी लेकर आए। रधिया ने पानी सुधा के चेहरे पर छिड़का। पानी पड़ते ही सुधा को होश आ गया। होश आते ही सुधा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ये सब क्या हो गया? इसकी आशा नहीं थी मुझे। मैं तो बस बच्चे के साथ रहना चाहती थी। उसके साथ रहकर मैं अपने सारे दुख भूल गई थी। लेकिन ये सब जो हुआ, पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। चुप हो जाओ बिटिया, अब रोने से कुछ होने वाला ना है। ये समाज है बिटिया, यहाँ लोग चैन से जीने नहीं देते। अगर ठाकुर साहब तुम्हारी मांग नहीं भरते तो ये लोग और ना जाने कौन कौन से लैंक्शन लगाते तुम पर। शायद यही नियति थी और यही उस ऊपर वाले की मर्जी थी। लेकिन इन सब में मेरा क्या दोष? मैं तो सिर्फ मुन्ना की माँ बनना चाहती थी, लेकिन मुझे तो जबरदस्ती किसी की पत्नी बना दिया गया। ये कैसी नियति? ये नियति है या मेरा फूटा भाग्य? सुधा गुस्से से उठी और पास में पानी से भरा बाल्टी अपने सर के ऊपर डाल ली और बोली, काकी नहीं बनना मुझे किसी की पत्नी। लो, धुल गया सिंदूर। मैं किसी की ब्याहता नहीं हूँ और अब मैं इस घर में भी नहीं रहूंगी। कल ही अपने घर लौट जाऊंगी। चलो बिटिया, पहले तुम अंदर चलकर अपने कपड़े बदल लो। अभी तुम्हारा मन अच्छा नहीं है। अभी तुम गुस्से में हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। बाद में ठंडे दिमाग से सोचना। धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था, लेकिन अशोक जी के घर में रोज की तरह चहल पहल नहीं थी। उधर मुन्ना बार बार सुधा से कह रहा था, क्या हुआ माँ, आज तुम बोल क्यों नहीं रही हो और इस तरह से अंधेरे में क्यों बैठी हो? चलो ना, मुझे भूख लगी है, खाना बना दो ना। मुन्ने की बात सुनकर अशोक जी बोले, मुन्ना इधर तो आना। क्या हुआ बाबा, आपने मुझे क्यों बुलाया? कुछ नहीं बेटा, आज तुम मेरे पास रहो। आज तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसे आराम करने दो। खाना मैं बना देता हूँ। ठीक है बाबा, मुझे पता नहीं था कि आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। ठीक है मेरा प्यारा मुन्ना। अच्छा बोल तो, क्या खाना बनाऊं तेरे लिए?
कुछ भी बनाओ बाबा, मैं सब कुछ खाऊंगा। ठीक है, तुम अभी यहीं बैठो या दीनू काका के साथ बाहर खेलो। ठीक है बाबा। और मुन्ना बाहर जाकर खेलने लगा। अशोक जी ने खाना बनाकर दीनू काका को परोस दिया और मुन्ना को भी दे दिया। मुन्ना के खाना खा लेने के बाद बोले, लो मुन्ना, अपनी माँ को भी खाना खिला। और इतना कहकर मुन्ना थाली लेकर सुधा के पास पहुंचा। लो माँ, खाना खा लो। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू थाली ले जा। ठीक है। मुन्ना थाली लेकर अशोक जी के पास चला आया। मुन्ना, तू दीनू काका के पास जा, मैं तेरी माँ को खाना खिलाकर आता हूँ। और अशोक जी थाली लेकर सुधा के पास पहुंचे। माफ कीजिए, जो आज हुआ वो होना नहीं चाहिए था, वो सब क्रोधवश हुआ। मुझे पता है कि आज आपको मेरी वजह से बहुत कष्ट हुआ, लेकिन कृपा करके उसका गुस्सा आप खाने पर ना उतारे। ये आपने जानबूझकर किया है। आपके मन में बात आई भी कैसे की मैं आपसे ब्याह कर सकती हूँ। मैं किसी की विधवा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुझ पर हक जताकर अपनी व्याहता बना लेगा। मैं अपने पति से अब भी बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा उन्हीं से करती रहूंगी। और मैं कल ही आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। आपके घर में सर छुपाने की इतनी बड़ी कीमत मांग ली आपने। लज्जा नहीं आपको किसी विधवा की मजबूरी का फायदा उठाते हुए? कुछ तो रहम किया होता। यूं ही सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। क्या जवाब दूंगी मैं अपनी अंतरात्मा को? मुझे खुद से घृणा हो रही है। और ये खाना लेकर आप कौन सी सांत्वना देने आए हैं मुझे? जो आपको करना था वो तो आपने कर ही लिया। अभी इसी वक्त मेरे सामने से चले जाइए। और अशोक जी थाली लेकर वापस आ गए। उनकी आंखें भी भर आई थीं। उस रात अशोक जी भी बिना खाना खाए ही सो गए। दूसरे दिन सुबह का माहौल भी एकदम सुस्त सा था। रधिया ने अपना काम कर दिया और बोली, बिटिया हम जा रहे हैं। काकी, मैं भी आज यहाँ से चली जाऊंगी। बिटिया एक बात कहें, अब तुम्हारा इस बच्चे के सिवा कोई नहीं है। वहां जाकर भी तुम का करोगी? पता है अकेली औरत को ये समाज जीने नहीं देता। एक विधवा का कोई नहीं होता। और फिर तुम दिल से ना मानो, लेकिन समाज के सामने तो तुम ठाकुर साहब की व्याहता हो। चांद सा बेटा मिल गया तुम्हें। और ठाकुर साहब भी दिल के बहुत अच्छे हैं। पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। बस हमारे मन में जो बात थी वो हमने कह दी। आगे तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम जानो। चली जाओगी तो ठीक, और अगर नहीं जाओगी तो किसी अनाथ बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा, अब हम जाते हैं। और इतना कहकर रधिया चली गई। रधिया की बातें सुनकर सुधा सोच में पड़ गई कि क्या फैसला ले। सुधा सोच विचार में थी कि वो यहां से जाए या नहीं। तभी मुन्ना भागते हुए आया और बोला, माँ क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं मेरे मुन्ने, मैं तुम्हें छोड़कर भला कैसे जा सकती हूँ? और तुमसे ऐसा किसने कहा? वो ना रधिया काकी कह रही थी। रधिया काकी तो कुछ भी कहती है। चल, मैं स्नान करके आती हूँ, फिर नाश्ता भी तो बनाना है। और ऐसा कहकर सुधा चली गई। स्नान करने के बाद सुधा तैयारी होने लगी। तभी उसे रसोई से कुछ आवाज आती सुनाई दी। उसने जाकर देखी तो अशोक जी नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। चलिए आप सब छोड़िए, नाश्ता मैं बनाती हूँ। आज बनाकर खिला देंगी आप, लेकिन कल से तो मुझे ही बनाना है, इसलिए आदत डाल रहा हूँ, क्योंकि आज तो आप चली जाएंगी। मैं कहीं नहीं जा रही अपने मुन्ना को छोड़कर। चलिए आप छोड़िए। और अशोक जी सब कुछ छोड़कर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर बाहर चले गए। आज घर में थोड़ी रौनक थी, क्योंकि सबके चेहरों पर मुस्कान थी। तभी दोपहर का खाना खाने दीनू काका आ पहुंचे। शाम को रधिया बर्तन मांजने आई और सुधा को देखी तो बोली, बिटिया तुम गई नहीं? ना जा पाई काकी, मुन्ने का मुंह देखकर रह गई। अब सुधा को अशोक जी के घर में रहते 2 महीने बीत गए थे। तभी एक रोज अशोक जी के एक दोस्त के घर से शादी का न्योता आया। अशोक जी के दोस्त की भतीजी की शादी थी। न्योता मिलते ही अशोक जी ने सुधा से कहा, सुनिए। जी कहिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वो मैं ये कह रहा था कि मेरे दोस्त की भतीजी की शादी है और हमें उसे अवश्य ही आशीर्वाद देने जाना पड़ेगा, तो आप जरा तैयारी कर लेती और जो भी आपको खरीदना है तो ममता भाभी के साथ बाजार जाकर ले आइए। ये रहे रुपए, और बिटिया के लिए ब्याह में देने के लिए कोई तोहफा भी खरीद लीजिएगा। और हो सके तो आज और कल में सारी तैयारी हो जाए, क्योंकि परसों हमें निकलना होगा। ठीक है, मैं सब कर लूंगी, लेकिन दीनू काका का क्या होगा? उनके लिए खाना कौन बनाएगा? आप चिंता ना करें, मैं उनका कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा। और सुधा ने ममता को बुलवा लिया। ममता बहन, हम लोगों को एक शादी में जाना है, तो क्या आप मेरे साथ खरीदारी के लिए चल सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। लेकिन बहन एक समस्या है, अगर मैं शादी में चली गई
तो दीनू काका के खाने का क्या होगा? बस इतनी सी बात, वो मैं सब देख लूंगी। तुम चिंता मत करो, जाने की तैयारी करो। ममता और सुधा ने साथ मिलकर खरीदारी पूरी कर ली। अगले दिन अशोक जी, सुधा और मुन्ना टांगे पर बैठकर चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। 30-40 किलोमीटर का सफर था। रास्ता भी बहुत सुहावना था। आधे रास्ते चलने के बाद टांगे वाले ने कहा, ठाकुर साहब अब थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, देखते हैं अगर कोई कुआं दिखता है तो टांगा खड़ा कर देते हैं। जी बिल्कुल, और कुछ जलपान भी ग्रहण कर लेंगे। सबको भूख भी लगाई होगी और अभी वहां पहुंचने में न जाने कितना समय लगे। तभी एक जगह एक कुआं दिखा। ये जगह ठीक दिखाई दे रही है, यहाँ टांगा रोक देते हैं और शायद वहां पहले से ही एक टांगा और भी खड़ा है। हाँ, क्यों नहीं, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। आपको अगर जगह ठीक लग रही है तो टांगा रोक दीजिए। तभी टांगे वाले ने टांगा रोक दिया, लेकिन परिचय हुआ तो वो दूसरे टांगे वाले तो गांव के ही निकले और वो परिवार भी उसी शादी में जा रहा था। लेकिन उनको यहां रुके हुए बहुत देर हो गई थी, तो उन्होंने अशोक जी से कहा, हम अब चलेंगे, आप लोग विश्राम कीजिए। और इतना कहकर वो लोग चले गए। फिर सबने साथ में भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद टांगा फिर अपने मंजिल की ओर चल पड़ा। अंधेरा होने से पहले टांगा शादी वाले घर मेहमानों को लेकर जा पहुंचा। अशोक जी अपने दोस्त अतुल जी से गले मिले। जब सुधा ने अतुल जी को नमस्ते किया तो अतुल जी अशोक जी से पूछे, अरे मित्र, ये सब कब हुआ और हमें बताया भी नहीं? बहुत लंबी कहानी है मित्र, आराम से बैठकर सुनाता हूँ। और कुछ महिलाएं सुधा को अपने साथ अंदर लेकर चली गईं और अशोक जी अपने मित्र अतुल के साथ जा बैठे। अशोक जी ने जलपान ग्रहण करते करते सारी कहानी कह डाली। अच्छा, तो ये सब अचानक ही हो गया, लेकिन ये बताओ, अब तो सब ठीक है ना? भाभी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया या नहीं? पता नहीं। पता नहीं इसका क्या मतलब, हाँ या ना? हाँ मित्र, कुछ पता नहीं। और तुम्हारी तरफ से? वो भी पता नहीं, अभी पूरी तरह से उन पर निर्भर है सब कुछ। बस जिस दिन उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं भी ना नहीं करूंगा। मतलब आपको कोई ऐतराज नहीं, आप शायद भाभी को पसंद करने लगे। और इसी तरह दोनों का वार्तालाप जारी रहा। सुधा को महिलाएं भीतर ले गईं। तभी अतुल जी की पत्नी सुलोचना बोली, आओ बहन, संकोच मत करो। भाई साहब ने दूसरा ब्याह भी कर लिया और हमें बुलाया भी नहीं। वो क्या है जीजी, सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को बुलाने का मौका नहीं मिला। तभी अशोक जी के गांव से आने वाले मेहमान, जिनका टांगा रास्ते में मिला था, उनकी पत्नी शकुंतला बोली, क्यों झूठ बोलती हो बहन? अचानक से सब कैसे हो गया? मैं आप सबको सच्चाई बताती हूँ। हुआ यूं कि ये नदी किनारे बेहोशी में मुन्ना को मिली थी और मुन्ना इन्हें अपनी माँ समझकर घर ले आया। जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने प्रधान जी पर उंगली उठाना शुरू कर दिया तो एक दिन प्रधान जी ने गुस्से में आकर इनकी मांग भर दी। मर्दों का क्या है, और फिर अपने से 8-10 साल छोटी पत्नी मिले तो कोई भी मर्द शादी करने को राजी हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो बहन, बिना बात के किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। जो भी हो, अब तो ये भाई साहब की ब्याहता है। कोई किसी को मजबूरी में ब्याहता बनाता है और कोई मजबूरी में ब्याहता बनता है। अब ये तो ही जाने भला मैं कैसे किसी के मन की जान सकती हूँ। रहने दीजिए शकुंतला बहन, यहाँ सब बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं। शादी अच्छे से निपट जाए। अरे भाई, मुझे क्या लेना देना दुनियादारी से? वो तो मैं गलत को गलत और सही को सही कह रही थी। और इतना कहकर शकुंतला वहां से चली गई। खरे खरे सुधा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सुलोचना बोली, चलो हटाओ बहन, तुम भी क्या अपना मन खराब कर रही हो? लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, जरा मुस्कुराओ तो। चलो बहन, निधि के मेहंदी तो लगा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी सुलोचना की जेठानी वहां आकर बोली, कैसी बातें कर रही हो सुलोचना? पता है ये पहले विधवा थी और दूसरी शादी में न पंडित था और न फेरे हुए, तो कैसी शादी और कैसी ब्याहता? इसके हाथों से मेरे बेटी को मेहंदी लगवाओगी। मुझे इनके गांव की शकुंतला ने सब बता दिया है। ये सब बीती बातें हैं। ये सब मैं नहीं मानती हूँ। ये सब सुनकर मुन्ना अशोक जी को अंदर लाकर बोला, बाबा, इन काकी ने माँ के बारे में कुछ कहा और माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या गलत कहा मैंने? न पंडित, न फेरे और न बाराती, तो फिर कैसी शादी? तब तक अतुल जी भी वहां आ पहुंचे। क्षमा करना मित्र, मैं यहाँ अब एक क्षण भी नहीं रुक सकता। लेकिन क्यों मित्र? जहाँ मेरी पत्नी का अपमान हो वहां मैं कैसे रुक सकता हूँ? मैं अभी इसी समय अपने परिवार सहित यहाँ से जा रहा हूँ। आप जब भी कहेंगे मैं आपके हर कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, लेकिन अभी आज्ञा दीजिए। उन्होंने सुधा से अंदर से सामान लाने को कहा
और टांगे पर परिवार सहित जा बैठे। यह सब देखकर सुधा के मन में अशोक जी के प्रति प्रेम के बीज ने अंकुर का रूप ले लिया था। अतुल जी का घर गुस्से में छोड़ तो दिया, लेकिन रात का समय और इतना लंबा सफर, जो टांगा गांव छोड़ता जा रहा था तो डर भी बढ़ता चला जा रहा था। डर सभी रहे थे, लेकिन एक दूसरे से व्यक्त नहीं कर रहे थे। भगवान का शुक्र था कि उस दिन उजियारी रात थी, लेकिन चाहे जो हो, रात तो रात होती है। फिर भी सफर जारी था, क्योंकि रुकने का भी कोई फायदा नहीं था। तभी अचानक ना जाने कहां से 2-3 डाकू झाड़ियों से निकले और टांगा रुकवाकर टांगे वाले और अशोक जी को पकड़ लिया और बोले, क्या क्या सामान है निकालो। तभी अशोक जी ने बटुआ निकाल कर दे दिया। उनमें से एक बोला, टांगे में जो भी महिला हो उससे कहो अपने सब गहने दे दे, नहीं तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि कभी तुम सोचे नहीं होगे। ये सुनकर सुधा टांगे से उतर कर आई और बोली, ऐसा ना कहे भाई जी, ये रहे मेरे सारे गहने और कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए। तुमने हमें भाई कहा है बहन, बिना गाली के हमसे कोई बात नहीं करता। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम में से कोई एक तुम लोगों को तुम्हारे गांव तक छोड़ कर आएगा, क्योंकि आगे और भी डाकू मिल सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। आधी रात तक सब घर पहुंच गए। ऐसा भी क्या गुस्सा कि आधी रात को शादी का घर छोड़ दिया था। किसी का दिल जीतना था जो अभी तक नहीं जीत पाया। किसी को मुन्ने की माँ कहने का हक पाना है। आप भी तो अपनी जान जोखिम में डालकर टांगे से उतर पड़ी। हाँ, मुझे भी तो किसी का दिल जीतना था, ताकि मैं भी किसी को मुन्ने के बाबा कह सकूं। तो बनोगी मेरे मुन्ने की माँ, करोगी एक बार सबके सामने मुझसे ब्याह। और सुधा शर्माते हुए अशोक जी के गले लग गई। आज दोनों दिल से एक दूसरे के हो गए थे और मुन्ना को सदा के लिए मां का स्नेह मिल गया।